नमो नमः विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 8 सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 7 सुभाषितानि उसके बारे में अभ्यास करेंगे। स्टार्ट कर रही हूँ। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। ठीक है, यहाँ पे जो सुभाषित दिए हैं उसका हमें अभ्यास करना है, लर्न बाय हार्ट भी इसको करना है। ठीक है, तो पुस्तकेषु ही या विद्या यानी एजुकेशन। ठीक है, विद्या એટલે यानी आप जो क्लास में विद्या लेते हो, बुक्स में पढ़ के जो आप नॉलेज लेते हो वो। तो जो विद्या बुक्स में रही हुई है, मतलब बुक्स में बोलते ना कि देखने को मिलती है, और जो धन हमेशा परायों के हाथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बुक जो नॉलेज होना चाहिए वो ओनली बुक्स के लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसी जो, और धन भी हमेशा परायों के हाथ में होता है। तो ऐसी विद्या और धन जब ज़रूरत पड़ती है तब कुछ काम नहीं आता है। यानी कि अगर धन हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, तो उसके अच्छे से उसका मीनिंग फुल यूज़ होना चाहिए। और जो विद्या है, एजुकेशन है हमारे पास, वो खाली बुक से मतलब लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बोलते ना कि काम में भी आना चाहिए। ગુજરાતીમાં કહીએ તો આપણે ઘણા સારા પુસ્તકો વાંચીએ છીએ, પરંતુ જો આ પુસ્તકો द्वारा મળતો બોધ આપણે આપણા जीवનમાં न उतारिए, मीन्स कि जो बुक्स हम पढ़ते हैं, बोले अलग अलग टाइप्स की, उसमें से जो मोरल चीज़ें देखने को मिलती है, जो भी थिंग्स हमें सीखने को मिलता है, बोध पाठ सारी चीज़ें, अगर उसको हम लाइफ में उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, खाली कहीं ना पुस्तकिયું ज्ञान धरावे પણ નોલેજ ના હોય તો શું કામનું, એ સરસે તો તે પુસ્તક દ્વારા પ્રાપ્ત થતી વિદ્યા પુસ્તકમાં જ રહી ગઈ છે તેમ કહી શકાય। यानी वो लिमिटेड हो जाता है, ओनली बुक्स के लिमिटेड। वो खाली बोलते हैं ना कि हाँ पढ़ लिया, रट्टा मार दिया, ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर लाइफ में फॉलो नहीं करोगे, वो अच्छी चीज़ें अगर हम लाइफ में नहीं जिएंगे तो वो कुछ काम की नहीं है। જેમની વિદ્યા પુસ્તકમાં જ રહી જાય છે તેમના વિશે આપણે ત્યાં એક કહેવત છે, ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં। मीन्स कि पढ़ तो लिए, बहुत सारी बुक्स पढ़ लिए, लेकिन अगर लाइफ में आपने फॉलो नहीं किया, उस एजुकेशन को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं किया, उसमें से बोध पाठ नहीं लिया, तो कुछ काम का नहीं। और ख़ास करके हम देखते हैं ना कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, अगर वो उसको काउंटिंग करनी है तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स है, जो अनएजुकेटेड है या कम पढ़े लिखे, तो वो तुरंत ही मुंह पे ही बता देते हैं कि इसका टोटलिंग ये ऐसे होता है। ठीक है, तो तब वो बोलते हैं कि भण्या पण गण्या नहीं। और ऐसे ही पुस्तक में रहेली विद्या जे धन पर बीजानो अधिकार छे ते धन जरूरियातना समय आपने उपयोगी थतुं नथी। यानी कि जब भी हमारे पास विद्या और धन ऐसी चीज़ें अगर हमारे पास है तो उसको लाइफ में उसको फॉलो करना चाहिए, अच्छी चीज़ों में उसको यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्सेस, वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षं ध्वनियते कपिः वृक्षेण वार्यते तापः जलम वृक्षाय दीयते। सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई है कि वृक्ष जो है फल देता है, कपि यानी वानर भी वृक्ष पे जंप करते रहते हैं, ताप यानी कि जो हीट होती है वो भी वृक्ष ले लेता है, क्योंकि वृक्ष के अंदर अगर हम बैठते हैं उसकी छाँव में तो हमें छाँव मिलती है, और पानी भी वहाँ देता है। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षे खगानि कुंजति वृक्ष धन्यो असि भूतले। भूतले यानी इस अर्थ पे सबसे अगर कुछ धन्यता यानी ऑस्पिशियस जो थिंग है तो वो है प्लांट्स, ट्रीज, जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। यानी कि अगर आप देख सके तो जो वृक्ष है, ठीक है, वो फल भी हमें देता है कि नहीं देता है। फलोथी लचेलू वृक्ष शोभे छे, यानी जिस प्लांट पे, ट्रीज पे फल लगे हुए तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। वृक्ष ने वांदरो हलावे छे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो लोग जंप करते हैं,
વૃક્ષ વડે ગરમી દૂર કરાય છે, એટલે કે मीन्स की वृक्ष अगर हम बोते हैं, प्लांट्स वगैरह जो नीम के पेड़ है, जो भी ट्रीज है, उसके नीचे अगर हम बैठते हैं तो छाँव मिलती है। और अभी खास करके जो समर सीज़न चल रहा है उसमें वृक्ष तो होने ही चाहिए। वृक्षों माटे पानी अपाय चाहिए, यानी पेड़ है जो पानी भी लाता है उसको भी हमें पानी देना चाहिए। वो चलो ज़्यादा वृक्ष जितना लगाएंगे उतना ही बादल अच्छे बरसते हैं, ऐसा सुना है, ठीक है हमने। और उसको भी जो वृक्ष पानी लाने में मदद करते हैं उसी वृक्ष को हमें पानी भी देना चाहिए। वृक्षमांथी પાંદડા પડે છે, વૃક્ષનો વિસ્તાર મોટો છે, વૃક્ષ ઉપર પંખીઓ કલરવ કરે છે, હે વૃક્ષનું ધરતી ઉપર ધન્ય છે। यानी कि उससे जो लीफ नीचे गिरते हैं तो इससे पता चलता है कि वृक्ष काफ़ी बड़ा है, तभी उसके प्लांट्स में से लीफ निकलते हैं या पेड़ पे से जो ट्रीज के जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं। और पेड़ के ऊपर आप पिक्चर में भी देखते हो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो बोलते हैं कलरव, यानी कि आवाज़ करते हैं, अपनी साउंड सुनाते, आवाज़ सुनाते अलग अलग वॉइस में, कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो इस पृथ्वी पे सबसे जो ऑस्पिशियस थिंग है वो है ट्रीज़, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस हमें अब समझ लेनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना, कि जितना हो सके उतने वृक्ष लगाओ। अपनी जितनी भी जगह हमारे घर के आसपास है उसमें आजू बाजू हमें वृक्ष लगाने चाहिए। आ श्लोक में वृक्ष और तेना उपयोग विशेनी माहिती आपवामां आवेली छे। आ श्लोकनी विशेषता ये है कि यानी कि मैंने पहले ही बताया कि जो ट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंस है इस वर्सेस में दी गई है, कि वृक्ष हमारे लिए कितना यूज़फुल है, कि हमें क्या क्या चीज़ें वो सिखाता है, उससे क्या हमें सीखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें वो देता है, तो उसको हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तेना प्रत्येक चरण में यानी एक एक सेंटेंस में वृक्ष शब्दनी तमाम विभक्तिना एक वचनना रूपों क्रमशः आवरी लेवामां आवे छे। यानी वृक्ष के बारे में जो विभक्ति यानी जो उसके वचन होते हैं सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल के बारे में वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ख़ास करके जो वृक्ष की इम्पोर्टेंस है वो हमें ज़्यादातर ध्यान में देनी है, ठीक है। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रः न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहार न जायन्ते मित्राणि रिपवस्ता। मतलब कि अगर बोलते ना कि जो ना कोई किसी का मित्र होता है ना ही किसी का कोई शत्रु होता है। जैसा व्यवहार यानी जैसा हम बिहेव करते हैं वैसे ही हमारे फ्रेंड्स और शत्रु बनते हैं। इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके संस्कार कैसे, वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो सारी चीज़ें हमारे जो दोस्त बनते हैं और शत्रु बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई कोईनो मित्र नहीं, कोई कोईनो शत्रु नहीं, व्यवहारथी ज मित्रों और शत्रुओं बने छे। अगर हम अच्छा बिहेव करते तो सब हमें पसंद करते हैं, सबके साथ अगर मिलजुल के रहते हैं तो सबको पता रहता है कि इसका नेचर इस टाइप का है, और सब हमसे बात करने के लिए भी सामने से आते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हम रूडली बात करते हैं तो जल्दी कोई हमसे बात नहीं करता, और लोगों का एक बोलते ना कि जो वो लोग सोचते हैं कि उसका लुकआउट कैसा हमारे बारे में हो जाता है वो देखने लायक होता है। कि अच्छा बिहेवियर है तो सबके साथ वो मतलब जो पर्सन उसके आजू बाजू में रहते हैं वो उसको अच्छे से जान जाते हैं कि हाँ ये अच्छे से बात करते हैं। लेकिन अगर रूडली बिहेव करते हैं तो कोई हमसे बात नहीं करता है। आ श्लोक में लोग अपना मित्रों और शत्रुओं केवी रीते बने छे ते समझावामां आव्युं छे। मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारा बिहेवियर, ठीक है। खरेखर कोई जन्मथी ज कोईनो मित्र के शत्रु होतो नथी। આપણે જે લોકોની સાથે सारो व्यवहार करिए छे तो ते लोग अपना मित्र बने छे। यानी जैसा हम अच्छा बिहेवियर करते हैं तो सब हमारे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है। अच्छे लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, अच्छा एक ग्रुप बनेगा जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन उससे उल्टा अगर हम लड़ते झगड़ते हैं, किसी को मारपीट करते हैं या फिर बोलते हैं ना कि बैड वर्ड्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम बोलते हैं तो हमारे शत्रु भी जल्दी बन जाते हैं। अगर रूड बिहेवियर करेंगे तो ऑब्वियसली शत्रु ज़्यादा बन जाएंगे। અને જે લોકોની સાથે આપણે ખરાબ વ્યવહાર કરીએ છીએ તે લોકો આપણા શત્રુ બને છે।
हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी जैसे कोई इंसान टेंशन में हो या कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तब हम थोड़े चिड़चिड़े बन जाते हैं। तो थोड़ा बिहेवियर जो ह्यूमन बीइंग का रहता है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, उसकी फैमिली लाइफ जो है सारी चीज़ों वो इफ़ेक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। लेकिन नॉर्मली हमें ऑब्वियसली कूल रहना चाहिए, शांति से सबसे बात करनी चाहिए। आम अपना वर्तन અને વ્યવહારથી જ લોકો આપણા મિત્રો અને શત્રુઓ બને છે। તેથી જ તો यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। જેમનો સ્વભાવ સારો હોય છે તેમના મિત્રોની સંખ્યા પણ વધારે હોય છે। માટે આપણે હંમેશા સૌની સાથે સારો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, यानी सबके साथ हमें एक अच्छे से गुड और हेल्दी बिहेवियर करना चाहिए। नॉर्मली बातें करो तो बोलते हैं कि शांति से बात करो, पोलाइटली सबको रिस्पेक्ट दो। जो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, ऐसे जो हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे संस्कार हमें देते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में दिखती है। ठीक है, तो जैसे बच्चों को भी बचपन से गुड हैबिट सिखाते हैं ना, वो इसलिए कि आगे जाके जब वो बड़ा हो तो अच्छे से सबके साथ बिहेव करे। तो बिहेव का इम्पोर्टेंस यही है कि बिहेवियर के ऊपर से ही आपके फ्रेंड्स और एनिमीज बनते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सत्तां विभूतयः। पिबन्ति नद्य यानी नदी, ठीक है, और न अम्ब यानी बादल, जो पानी होता है बादलों का पानी। तो नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, स्वयं अपना पानी नहीं पीती है। और जो वृक्ष होते हैं खुद अपने फल नहीं खाते हैं। और वारीवाहा यानी जो बादल होते हैं वो बरसते, जिससे क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं, वो क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो अप होते हैं, वो बादल नहीं खाते हैं। तो वैसे ही परोपकारी मनुष्य यानी जो गुड पर्सन होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के लिए बोलते हैं हेल्प करते हैं, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। नदियों पोते ज पोताનું पानी पीती નથી, वृक्षों पोते फलों खाता नहीं। ऑब्वियसली नदी में इतना पानी है लेकिन खुद भी अपना पानी कभी नहीं पीती है, देखा है ना। और जो वृक्ष होते हैं वो भी अपने फल कभी नहीं खाते हैं, कभी देखा है, नहीं देखा है ना, तो फिर सोचो वो दूसरों को देते हैं। वादळों खरेखर पोते उगाड़ेलू अनाज पोते खाता नहीं। बादल जब बरसेंगे तभी तो क्रॉप्स अच्छे होते हैं ना, फिर भी वो अनाज ग्रेन्स नहीं खाते हैं। तो सज्जनों संपत्ति परोपकार माटे होय छे, यानी सज्जन यानी जो गुड पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जो पुअर पीपल्स है या जो हेल्पलेस पीपल है उनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जैसे ही नदी हमें पानी देती हैं, पेड़ हमें फल फ्रूट देते हैं, ठीक है, बारिश जो है, बारिश की वजह से सब जो ग्रीनरी छा जाती, क्रॉप्स अच्छे मिलते हैं। तो वैसे ही जो गुड पर्सन होते हैं, गुड पीपल्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। उनकी जो सारी चीज़ें हैं, मोस्टली उनकी जो अगर धन संपत्ति है या फिर कुछ भी उनकी जो इम्पोर्टेंस, जो उनके टाइम्स होते हैं या फिर थिंग्स होती है, वो दूसरों के लिए ज़्यादातर वो जीते हैं। आ श्लोक में नदियों, वृक्षों, वादलों तथा सज्जनों द्वारा परोपकारનો महिमा वर्णवવામાં આવે છે। परोपकार यानी लोगों के ऊपर उपकार करना, उनकी हेल्प करना। नदीओना पानीनो उपयोग बधा करे छे पण ते क्यारे पोतानुं पाणी पीती नथी। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि नदी का जो पानी होता है वो हम सब लोग यूज़ करते हैं। हमारे घर पे भी आज देखने जाओ तो नर्मदा का वाटर पानी आता है तो सब लोग उसका यूज़ करते हैं, लेकिन नर्मदा कभी अपना पानी नहीं पीती है। देखा है कभी? नहीं देखा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है। वृक्षों उगेला मीठा फलों बधा खाय छे। वृक्षों पर जे फलों उगे छे ते बधा खाय छे पण ते क्यारे पोताना फलों खाता नहीं। यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो क्या होता है कि मीठे मीठे फल हमें देता है, एकदम स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें देता है, लेकिन खुद अपने ऑन फ्रूट्स वो खुद नहीं खाता है। ठीक है, नेवर इटन मतलब कभी नहीं वो खाता है। खेतर में उगेलू अनाज बधा खाय छे पण जे वादळोमांथी पाणी वरसवाने लीधे अनाज उग्युं छे
તે વાદળો ક્યારે પોતે ઉગાડેલું અનાજ પોતે खाता नहीं। मीन्स कि खेत में जो क्रॉप्स बड़े बड़े होते हैं, ग्रेन्स ग्रो अप होते हैं, ठीक है, जो हमें मिलते हैं वो बारिश के पानी से ग्रो अप हुए होते हैं, लेकिन कभी बादल ये जो अनाज है या जो भी चीज़ें धरती पे ग्रो अप होती है, ठीक है, खाने लायक, वो कभी वो नहीं खाते हैं। देखा है कभी? तो ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, जो गुड पीपल्स होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं जो लोगों के ऊपर उपकार करते हैं, ठीक है। તેમજ સજ્જનો પણ પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ પોતાને માટે નથી करता, परोपकार માટે જ करे છે। यानी सज्जन लोग जो गुड पीपल्स होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अच्छी संपत्ति है, मनी है, वेल्थ है, ठीक है, तो वो दूसरों के यूज़ के लिए होना चाहिए, ना कि अपने शौक शानो शौकत के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए होना चाहिए, जो पुअर पर्सन है जिसको उस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवेती वेदिका। देखो यहाँ जितनी भी नदियाँ आई उन सब के उनके रिलेटेड पिक्चर्स है जहाँ जहाँ वो बहती है, ठीक है। सबसे पहले गंगा नदी आई, सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया, महेंद्र तनया यानी महेंद्र पर्वत की जो पुत्री है, चर्मवती और वेदिका, ठीक है। शिप्रा, शिप्रा नदी, फिर वेत्रवती नदी, महासुर नदी ख्याता च या गंडकी और पूर्णा पूर्ण जले ही समुद्र सहिता कुर्वन्तु में मंगलम, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, अलग अलग नदियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और ख़ास करके जो मॉर्निंग का हम स्नान वगैरह करते हैं तब ये श्लोक बोला जाता है कि सारे नदियों के नाम लेंगे तो ऐसा लगता है कि हमने सारे नदियों में डुबकी मार के नहाया हुआ है। जब सुबह का स्नान करते हैं तब ये नदियों का नाम लिया जाना चाहिए, ठीक है। भावार्थ देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। गंगा, गंगा नदी, सिंधु नदी, देन सरस्वती, यमुना जो ताजमहल के किनारे हैं, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महानदी, चर्मवती, वेदिका, शिप्रा जो उज्जैन में है, वेत्रवती, महासुर नदी, प्रख्यात यानी फेमस जो जया और गंडकी है, ठीक है, वो प्लेस जो है जहाँ पे ये बहती है। ये सारी जो नदियाँ है बहुत फुल ऑफ वाटर से भरी हुई है। पूर्ण नदियों समुद्र साथे भरीने सारू मंगल करो। ये सारी नदियाँ समुद्र को जाके मिलती है, जिसकी वजह से हमारा सबका मंगल हो, ऐसी कामना की जा रही है, ठीक है। तो ये जो सारी नदियाँ है वो फुल ऑफ वाटर वाली है और बहुत तेज़ बहाव के साथ वहाँ जाती है और समुद्र में जाके वहाँ मिलती है, ठीक है। और जब वो सारी नदियाँ जो है उसका पानी भी हम सब लोग यूज़ करते हैं। भारत भूमि में आवेली विविध पवित्र नदियों उल्लेख आ श्लोक में थयेलो छे। यानी जितनी भी यहाँ पे नदियाँ मैंने नाम बोले वो सब भारत की पवित्र प्योर रिवर है जो इस वर्षिस में दिए हुए हैं, ठीक है। और जब सुबह का स्नान होता है तब ये इनके नाम बोले जाते हैं। भारतना विविध विस्तारों में वहती भरपूर पानी थी भरेली नदियों एक थईने समुद्र ने मळे छे। यानी कि ये सारी जो नदियाँ है वो एकदम अलग अलग बोलते हैं ना स्टेट में हमें देखने को मिलती है और फुल ऑफ वाटर उसमें भरा हुआ होता है और सारी नदियाँ जब एक होके समुद्र को मिलती है। तेना दृष्टांत द्वारा आ देश में प्राचीन कालथी एकात्मकतानी विशिष्ट भावना व्याप्त थयेली छे ते दर्शाववामां आवेलुं छे। यानी भारत देश जो है वो बिन सांप्रदायिक बोलते हैं ना कि देश है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग बसते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक अलग अलग धर्म के लोग भले ही बसते हैं लेकिन मेरा भारत महान, हम भारतवासी सब एक है
वैसे ही ये सारी नदियों के एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि सारी नदियाँ भले अलग अलग स्टेट में हैं, लेकिन जब एक होती है तब समुद्र में जाके वहाँ एक साथ मिलजुल जाती है। आम जो अपना राष्ट्रीय एकतानी भावना हशे तो ज આપણું મંગળ થશે, એ વાત અહીં સમજાવવામાં આવેલી છે। यानी जो नेशनल बोलते नहीं यूनिटी बोलते हैं कि यूनिटी अगर होगी तो ही हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, हमारे साथ मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होगी। तो नदियों के एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे यूनिटी का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि अलग अलग नदियाँ एक होकर समुद्र में मिलती, तो हमें भी, हम अगर भारत में रहते हैं तो हमें एकजुट मिलके ही रहना चाहिए। आगे रहते हैं। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु च एव शुंददंडम। ठीक है, च एव इक्षुदंडम, सॉरी, पुनः घुष्टम घुष्टम पुनरपि। जब वो रब कर रहा था तो चंदन को जितना हम रब करते हैं तो उसमें और चारु यानी फ्रेग्रेंस आती है, वैसे ही च एव इक्षुदंडम, इक्षुदंडम यानी शुगर कैन स्टिक जो होता है उसको बार बार उस मशीन में अगर आप डालोगे तो उसमें से और स्वीटनेस आती जाएगी। ठीक है, दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचम कांतवर्णम। जैसे ही कांचन यानी गोल्ड को जितना दग्धम दग्धम यानी हीट देंगे उतना ही वो कांतवर्णम यानी चमकेगा। न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते च उत्तम जनाः। यानी कि उत्तम जन यानी जो गुड पीपल्स होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, अगर उनके प्राणों पे भी बात आ जाते हैं तो भी अपना नेचर यानी स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो गुड पीपल्स यहाँ पे बताए, उनका एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि वारंवार घसवाथी चंदन विशेष सुगंध आपनार बने छे। यानी चंदन को जितना रब किया जाए उतना वो ज़्यादा फ्रेग्रेंस देता है। वारंवार पीलावाथी शेरડીનો સાંઠો વધારે स्वादिष्ट बने छे। यानी शुगर केन स्टिक में से अगर हमें जूस निकालना है तो उसको पता है ना, एक ही बार में वो गन्ने को मतलब वो मशीन में नहीं डालता है, 2-3 बार वो डालता है, जिसकी वजह से और स्वीटनेस हमें प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही अगर गोल्ड को ज़्यादा और हीट देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली टर्न बाय टर्न उसको अगर हीट देते हैं, चमकाते और हीट देते हैं तो वो ज़्यादा चमकदार यानी चमकता है। वैसे ही अगर प्राण त्यागने का समय आ जाए, यानी कि जो गुड पीपल्स होते हैं अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मुसीबत आती है, फिर भी क्या होता है कि अगर प्राण देने का भी टाइम आ जाए, जान पे भी बात आ जाए, तो भी वो अपना नेचर नहीं छोड़ते हैं। तो प्राण त्यागनो समय आवे तो पण उत्तम व्यक्तिओना स्वभावमां कोई पण विकार थतो नथी, यानी उनके नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। यानी कि यहाँ पे बोलते ना कि चंदन यानी सैंडल जो होता है वो उसके बारे में बताया है, शुगर कैन स्टिक के बारे में, और गोल्ड के एग्जाम्पल से बताया है कि जो गुड पर्सन होते हैं, ठीक है, वो अपना नेचर कभी नहीं छोड़ते हैं, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। आ श्लोक में चंदन, शेरडी, सोनू तथा उत्तम व्यक्तिओनी विशेषता दर्शाववामां आवेली छे। विशेषता मीन्स की स्पेशलिटी, कि चंदन यानी सैंडलवुड की स्पेशलिटी क्या होती है, उसको बार बार रब करो तो और फ्रेग्रेंस देता है। शेरडी यानी कि शुगर कैन स्टिक जो होता है गन्ना, ठीक है, उसको भी अगर आप 3-4 बार मशीन में डालोगे तो वो तो ज़्यादा स्वीटनेस देता है। वैसे ही गोल्ड को ज़्यादा हीट दोगे तो वो भी और चमकता है। चंदन ने वारंवार घसवाथी ते वधु ने वधु सुगंधित थाय छे। सोना ने वारंवार तपावाथी ते वधु ने वधु चमकदार बने छे। वैसे ही शुगर कैन स्टिक जो है होती है, ठीक है, उसको भी अगर आप देखोगे तो 3-4 बार उसको मशीन में डालोगे, ठीक है, तो और वो मतलब स्वीटनेस देता है। वैसे ही जो गुड पीपल्स होते हैं अगर उनके प्राणों पे भी बात आ जाए, उनकी जान पे भी अगर बात आ जाए तो भी वो अपना नेचर नहीं छोड़ते हैं, वो वैसे के वैसे ही नेचर में रहते हैं। कभी कभी हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं तो हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे नेचर में भी चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जो गुड पीपल्स होते हैं उनके नेचर में कभी भी वो चेंजेस नहीं आते। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। बहुत अच्छे से सुनिएगा और इसको अपनी लाइफ में भी हमें फॉलो करना है। इसमें से अच्छे अच्छे मोरल्स भी हमें सीखने हैं। जो भी वर्सेस मैंने समझाए वो आपको अच्छे से सुनने हैं, ठीक है। और लास्ट मैंने यहाँ पे बताया ना,
जो શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ હોતા હૈ પ્રાણ ત્યાગવાનો समय आवे तो પણ પોતાના સારા સ્વભાવનો ત્યાગ करता नहीं। मीन्स कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें बने रहना है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आए तो हमें, जैसे शुगर कैन है, गोल्ड है, चंदन है, वो अपने नेचर को कभी नहीं छोड़ते, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, वैसे हमें रहना है। धन्यवाद।